नमस्कार। आज की बात की शुरुआत थोड़े दुखी मन से करनी पड़ रही है, क्योंकि आज मेरे दोस्त कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल के निधन की मनहूस खबर आई। अहमद भाई तो अब दुनिया में नहीं है। वो कल रात हमें अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन आज मैं आपसे अहमद पटेल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अहमद पटेल क्या थे, ये कांग्रेस का बच्चा बच्चा जानता है। वो कांग्रेस के संकट मोचक थे। थोड़े दिन पहले सचिन पायलट को समझाकर राजस्थान की सरकार को बचाना हो, या पार्टी में लीडरशिप को चैलेंज करने वाले नेताओं को समझाना हो, सिर्फ अहमद पटेल ही ऐसे क्राइसिस को, ऐसे संकट को रिजॉल्व कर सकते थे। लेकिन अहमद पटेल के कद को मापने के लिए, कांग्रेस में उनके योगदान को समझने के लिए हाल की ये उदाहरण कुछ नहीं है। अहमद पटेल के ज्यादातर काम ऐसे हैं जो कभी सामने नहीं आए और अब शायद कभी सामने आएंगे भी नहीं। सोनिया गांधी के विश्वास पात्र थे, उनकी हर मुश्किल को आसान करते थे, 24 घंटे अवेलेबल रहते थे। और आज कांग्रेस जो चौराहे पर खड़ी है, पार्टी को अहमद पटेल की कमी बहुत खलेगी। व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो अहमद पटेल मेरे दोस्त थे। करीब 30 साल तक उनसे बहुत करीबी रिश्ते रहे। उनसे राजनीति पर चर्चा करना अच्छा लगता था। पर्दे के पीछे की घटनाओं को समझने में मदद मिलती थी। अहमद भाई खुद तो पब्लिसिटी से दूर रहते थे, इसलिए मुझसे उन्हें अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहिए था। न टीवी पर आना चाहते थे, न खबरों में दिखना चाहते थे। इसलिए बिना स्वार्थ का ये रिश्ता समय के साथ और गहरा होता गया। सैकड़ों किस्से हैं, घटनाएं हैं, लेकिन आज वो सब बताने का समय नहीं है। अहमद भाई इतनी जल्दी चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कोरोना की वजह से पिछले 8 महीने से मैं किसी से मिला नहीं हूं, कहीं गया नहीं हूं। इसलिए अहमद भाई से सिर्फ फोन पर बात होती थी। वो देर रात तक जागने वाले व्यक्ति थे, इसलिए फोन भी आधी रात के बाद ही आते थे। उन्होंने वादा किया था कि कोरोना का संकट खत्म हो जाए तो मैं घर आऊंगा, पर कोरोना ही काल बनकर उन्हें निकल गया। अब अहमद भाई कभी घर नहीं आएंगे, पर दिल से कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, लेकिन याद बहुत आएंगे। हमेशा कहा जाता है कि दुख कितना भी हो, शो मस्ट गो ऑन। तो खबरों का सिलसिला तो शुरू करना ही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं दिल्ली के दंगों की साजिश का पूरा सच, पूरी हकीकत। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे, उस मौके पर देश को बदनाम करने के लिए दिल्ली में दंगों की जो साजिश रची गई थी, उसके सबूत आज सामने आए हैं। उसके किरदार कौन थे, साजिश करने वालों के चेहरे कौन थे, दिल्ली पुलिस ने बेनकाब किया है। सबूतों के साथ उनका पर्दाफाश किया है। दिल्ली दंगों के केस में पुलिस ने कोर्ट में 200 पेज की जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें दुनिया के सामने देश को बदनाम करने की साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इस चार्जशीट का एक एक पन्ना, एक एक डिटेल हैरान करने वाली है। इस चार्जशीट से पता लगा कि अलीगढ़ में शर्जील इमाम की नारेबाजी हो, महाराष्ट्र के अमरावती में उमर खालिद का भड़काऊ भाषण हो, शाहीन बाग में महिलाओं का धरना हो, जाफराबाद का प्रोटेस्ट हो, या जामिया की तोड़फोड़ हो, इन सब के तार आपस में जुड़े थे। ये सब के सब दिल्ली के दंगों की साजिश का हिस्सा थे, प्लानिंग का पार्ट थे। बाकायदा सोच समझकर, पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ साजिश रची गई थी। यह तय किया गया था कि दंगे कब करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, कहां करवाने हैं।
दिल्ली के दंगों के 3 बड़े किरदार हैं, शर्जील इमाम, उमर खालिद और फैजान खान। इस चार्जशीट को समझने के लिए, दिल्ली दंगों की साजिश को अच्छी तरह से पहचानने के लिए कुछ तारीखों को याद रखना जरूरी है। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली तारीख है 4 दिसंबर 2019। इसी दिन से दिल्ली में आग लगाने की साजिश शुरू हुई, क्योंकि 4 दिसंबर 2019 को कैबिनेट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश करने की सहमति दी और दंगा मचाने वालों को बहाना मिला। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जैसे ही सीए को कैबिनेट की मंजूरी मिली, यह खबर सामने आई, उसके बाद शर्जील इमाम ने उमर खालिद के साथ मिलकर मुस्लिम छात्रों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले सोशल मीडिया पर अभियान शुरू हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। चार्जशीट में लिखा है कि एंटी सीए प्रोटेस्ट को लेकर शर्जील इमाम ने 5-6 दिसंबर को जेएनयू के मुस्लिम स्टूडेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इसका नाम मुस्लिम स्टूडेंट ग्रुप ऑफ जेएनयू यानी MSJ रखा गया था। इस ग्रुप में 70 मेंबर थे। MSJ में ज्यादातर जेएनयू के मुस्लिम स्टूडेंट थे। चार्जशीट के मुताबिक यह ग्रुप बनाया भले ही शर्जील ने था, लेकिन इसका आइडिया उमर खालिद का था। असल में शर्जील इमाम को उमर खालिद ने ही प्रमोट किया था। चार्जशीट के मुताबिक शर्जील इमाम जहरीले भाषण देने में मास्टर है और यह उसकी काबिलियत है। इसी काबिलियत को देखकर उमर खालिद ने शर्जील को आगे किया। इस ग्रुप में भड़काने वाली बातें लिखी जाती थी। जैसे ये ग्रुप बना, इसके कुछ दिन बाद उमर खालिद भी इसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन गया। पुलिस की चार्जशीट का कहना है कि इस व्हाट्सएप चैट को अच्छी तरह से स्टडी करने से साफ हो गया, दिल्ली में चक्का जाम करने की स्ट्रेटेजी शर्जील इमाम की थी और दिल्ली में चक्का जाम से शुरू हुआ हंगामा दिल्ली के दंगों पर जाकर खत्म हुआ। चूंकि 9 नवंबर को राम मंदिर के मुद्दे पर फैसला आया, इसलिए 6 दिसंबर 2019 को ही दिल्ली की अलग अलग मस्जिदों में बाबरी मस्जिद के नाम से पर्चे बांटे गए। पता चला कि शर्जील इमाम ने जेएनयू के बाद जामिया के स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम रखा स्टूडेंट्स ऑफ जामिया यानी SOJ। पुलिस के मुताबिक शर्जील इमाम इस ग्रुप के स्टूडेंट के कांटेक्ट में था और उसी के कहने पर दिल्ली की जामा मस्जिद और निजामुद्दीन इलाकों में भी भड़काने वाले पोस्टर्स लगाए गए, पर्चे बांटे गए, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। इन व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चला कि मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू और SOJ यानी स्टूडेंट्स ऑफ जामिया, दोनों ग्रुप्स के लोग दिल्ली की मस्जिदों में बाबरी मस्जिद के नाम पर पर्चे बांट रहे हैं। व्हाट्सएप चैट के जो स्क्रीनशॉट्स दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लगाए हैं, आप उनकी कॉपी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कहां कितने पर्चे बांटे गए, कितना खर्चा हुआ, ये सारी बातें ग्रुप में डिस्कस की जा रही थी और इन सब के सबूत हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप पर ही जामिया में प्रोटेस्ट की भूमिका बनी, तैयारी हुई और इसके पीछे शर्जील इमाम का ही दिमाग था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि शर्जील इमाम के कहने पर अलग अलग जगहों से स्टूडेंट को जामिया में इकट्ठा किया गया और 13 दिसंबर को एंटी सीए प्रोटेस्ट के नाम पर जामिया में जो प्रदर्शन किया, उसमें पूरी प्लानिंग के साथ वायलेंस की गई, हिंसा भड़काई गई और इसमें 20 पुलिस वाले घायल हुए। इसी दिन शाम को जामिया में शर्जील इमाम ने एक स्पीच दी थी। इसमें शर्जील इमाम ने कहा था उसका मकसद दिल्ली में चक्का जाम करने का है और दिल्ली का दूध पानी बंद करने का है। इस भाषण का पूरा ट्रांसक्रिप्ट चार्जशीट में मौजूद है, लेकिन चार्जशीट को पढ़ने के बाद जब मैंने अपनी टीम को उस वक्त के वीडियो फुटेज निकालने को कहा, तो 13 दिसंबर को शर्जील इमाम के भाषण का टेप मिल गया। इसका कुछ हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें शर्जील इमाम साफ तौर पर कह रहा है कि हमारी आरजू है दिल्ली में चक्का जाम हो और सिर्फ दिल्ली में नहीं, जहां जहां मुसलमान हैं वहां वह चक्का जाम हो, अब दिल्ली का दूध पानी बंद हो। यही बातें चार्जशीट में भी लिखी हैं।
सारे तलबा से ये गुजारिश है ऑर्गेनाइज हो जाए। तो अब करना क्या है, जो बातें मैंने बोली आप अपने हॉस्टल में बोलिए कि हमें चक्का जाम करना, ठीक है। हर हॉस्टल, हर मोहल्ला, हर जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, यार मुझे जानने का जोग्राफी ज़्यादा पता नहीं है, जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, आप एक तो नुमाइंदा सामने कर सकते हैं जो इस बात पे मुत्तहिद है ये लोग, और उनका नुमाइंदा है कि हमें चक्का जाम करना। बस आपको ईमान से काम करना है। हॉस्टल डिपार्टमेंट जो आपको समझना है भाई, आपकी यूनिवर्सिटी है, लेकिन गोल क्या है, हम चक्का जाम करना चाहते हैं। हम दिल्ली के मोहल्लों में दूध बंद करना चाहते हैं, पानी बंद करना चाहते हैं। खुल के बोलिए यार, और आपको पता है कितने लोग, 55,000 तो डिटेंशन कैंप में है। मुझे पता नहीं मुसलमान कितने नहीं है, 55,000, जामिया 28,000, हो जाए अरेस्ट 28,000। अरे भाई, इंसान की जान की कीमत बराबर है कि अलग अलग है? बराबर है। इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक बख्शी, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक बख्शी, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर क्या क्या किया गया, इसके सबूत तो है। पुलिस के मुताबिक इसी के बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम ने कुछ और ग्रुप्स के लोगों से बात की और फिर चक्का जाम के नाम पर जामिया में हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार की। मथुरा रोड को ब्लॉक करने की साजिश हुई। आपको याद होगा, जामिया में 15 दिसंबर को भारी हिंसा हुई थी। बसों को आग लगाई गई थी, पत्थर फेंके गए थे, स्टोन पेल्टिंग हुई थी। पुलिस के मुताबिक उसी दिन सुबह शर्जील इमाम ने जेएनयू में जामिया में हिंसा की प्लानिंग की थी। शर्जील ने जामिया जाकर स्टूडेंट्स को सीएए के नाम पर भड़काया, जिसके बाद दंगे जैसे हालात बन गए। 35 पुलिस वालों समेत कई लोग घायल हुए। 2 पुलिस बूथ को जलाया गया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी मारपीट की गई, हिंसा की गई। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 9 दिसंबर को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और अगले दिन यानी 10 दिसंबर को यह लोकसभा में पास हुआ। इसी के बाद साजिश करने वालों ने अलग अलग शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को, नौजवानों को इकट्ठा करना शुरू किया। इस काम के लिए पहले 11 दिसंबर, फिर जनवरी 2020 के आखिर में शर्जील इमाम अलीगढ़ भी गया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसने भड़काऊ बातें की थी, देश विरोधी बयान दिया था। पुलिस ने इन सारी बातों का जिक्र चार्जशीट में किया है। अलीगढ़ में शर्जील इमाम की तकरीर की पूरी ट्रांसक्रिप्ट चार्जशीट में है, जिसमें शर्जील कहता है कि असम को भारत से अलग कर देंगे। 16 जनवरी के उस जहरीले भाषण का वीडियो भी हमारे पास आर्काइव्स में है, इसका कुछ अंश आप सुन सकते हैं। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। क्या होंगे हमारे अवाम की, चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। तो ये चीज याद रखें, ये चीज याद रखें कि अगर अवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफी की, जो भी है, कि हम इसको प्रोडक्टिवली यूज कर पाए रादर देन वेस्ट करना फोटो सेशंस में। लेकिन ये क्लैरिटी उन स्कॉलर्स में हो कि हम हिंदुस्तान के निजाम और आईन से परेशान हैं। अगर ये क्लैरिटी है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पुलिस ने सारी स्पीचेस को सुना, सारे मैसेजेस को देखा, गवाहों से बात की और फिर दिल्ली के दंगों के तार जोड़े। और जिस तरह से पुलिस ने तार जोड़े हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। पुलिस का दावा है कि 15 दिसंबर 2019 को ही शाहीन बाग में धरने का प्लान बनाया गया था। शर्जील इमाम ने जामिया के अरशद वारसी के साथ मिलकर शाहीन बाग में धरने का खाका खींचा, रोड ब्लॉक करने की योजना बनाई और जब यह प्लान बना तो उसमें एएमयू के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। ये लोग अल हबीबी मस्जिद के पास धरने पर बैठे। पूरे इलाके में सीएए और एनआरसी के खिलाफ भड़काने वाले पैम्फलेट बांटे गए। मस्जिदों के जरिए अनाउंसमेंट करवाया गया। पुलिस की चार्जशीट में कहा गया कि शुरुआत में शाहीन बाग के लोग इस तरह के धरने या इस तरह के प्रदर्शन के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे। लेकिन शर्जील इमाम ने उन्हें धमकाया।
पुलिस का दावा है क्योंकि लोकल लोग धरने पर बैठने को तैयार नहीं थे, इससे शुरू में किराए की महिलाओं को धरने पर बैठाया गया। जो महिलाएं शुरू में धरने पर बैठी थी उनमें से 300 महिलाएं बांग्लादेशी थी। पुलिस ने शर्जील को मास्टरमाइंड क्यों कहा, इसकी वजह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 24 और 25 दिसंबर के दरमियान रात में एक व्हाट्सएप चैट में शर्जील ने अपने भाई मुजम्मिल से कहा था कि वो खुद ही शाहीन बाग के धरने का मास्टरमाइंड है। असल में मुजम्मिल ने शर्जील से इंटरनल बातचीत में चैट में पूछा था, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर के तौर पर तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? तब शर्जील ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, सबको पता है हम ही मास्टरमाइंड हैं। मैं आपको बता दूं कि शर्जील और उमर खालिद दोनों के खिलाफ एंटी टेरर लॉ यानी UAPA के तहत केस फाइल किया गया है। दोनों दिल्ली दंगे के आरोपी हैं, फिलहाल जेल में हैं। पुलिस का कहना है कि उमर खालिद के कहने पर शर्जील इमाम ने काफ़ी सारी मस्जिदों में और काफ़ी सारे बालानों से कांटेक्ट किया, CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट और चक्का जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में बात की। चक्का जाम के दौरान क्या करना है, इसे कैसे अंजाम देना है, ये सब कुछ उमर खालिद ने शर्जील इमाम को समझा दिया था। चार्जशीट के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मोबिलाइज करने की साजिश भी रची गई थी। यह तय हुआ था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में, मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में प्रदर्शन शुरू करने हैं और इसके बाद शाहीन बाग में प्रोटेस्ट शुरू हुए और उन्हें कम्युनल कलर दिया गया। शर्जील इमाम ने शाहीन बाग में नारे तकबीर जैसे नारे लगवाए। जो चैट सामने आई उसमें पता चला कि दोनों तरफ से शाहीन बाग की रोड को ब्लॉक करने का प्लान भी शर्जील इमाम का ही था। इसके पूरे सबूत हैं। दिल्ली पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि MSJ और SOJ की तर्ज पर, यानी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और जामिया के स्टूडेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी उसी की तर्ज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए। 2 जनवरी को शर्जील इमाम ने शाहीन बाग की साइट को छोड़ दिया और आगे की प्लानिंग पर काम करना शुरू किया। चार्जशीट में बताया गया कि 10 जनवरी को JNU में जामिया में नए सिरे से प्रोटेस्ट की पूरी स्ट्रेटेजी बनी। पुलिस को शर्जील इमाम और जामिया की स्टूडेंट अफरीन की चैट से पता चला कि शर्जील इमाम प्रोटेस्ट के नाम पर अलग अलग जगहों से सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करने का प्लान बना रहा था। इस चैट में वो ये भी कह रहा था कि चक्का जाम या फिर हांगकांग वाली स्ट्रेटेजी पर काम कर सकते हैं। अब ये हांगकांग वाली स्ट्रेटेजी क्या थी, ये भी समझ लीजिए। आपको याद होगा हांगकांग में नए सिक्योरिटी कानून को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे और उसमें अचानक फ्लैश मॉब इकट्ठा किया जाता था, यानी अचानक भीड़ सड़कों पर उतर आती थी। इसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को हालात काबू करने में काफी दिक्कत होती थी। तो यहां इस व्हाट्सएप चैट में शर्जील इमाम JNU के स्टूडेंट से इसी हांगकांग वाली स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में शर्जील इमाम की एक और ग्रुप चैट को रिकवर किया। पुलिस का दावा है कि जामिया प्रोटेस्ट साइट और JNU में शशि थरूर के विजिट के दौरान नारा तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह ये नारे लगाने का आइडिया भी शर्जील इमाम का ही था। ऐसे नारे लगाने के लिए शर्जील इमाम ने अपने साथियों से कहा था। शर्जील ने 12 जनवरी को अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि शशि थरूर JNU जाने वाले हैं, इसलिए उनके सामने नारेबाजी की जाए। पुलिस ने शर्जील इमाम के साथ उमर खालिद के रोल पर भी काफी डिटेल में एविडेंस दिया है और ये सारे चार्जशीट में अटैच हैं। असल में दिल्ली दंगों के लिए 28 दिसंबर 2019 को दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप DPSG और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी JCC ये 2 ग्रुप बनाए गए। उमर खालिद DPSG ग्रुप का हिस्सा था। इसी ग्रुप में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्रोटेस्ट और फिर हिंसा को लेकर पूरा प्लान रचा गया। पुलिस ने उमर खालिद के मोबाइल से डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए हैं, एक एक एविडेंस को स्टडी किया, पोस्ट को देखा और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में लिखा है कि उमर खालिद ने दिल्ली दंगों की साजिश की, लेकिन खुद को इससे दूर रखने की प्लान ही की ताकि वो ये साबित कर सके उसका दंगों से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।
पुलिस की चार्जशीट कहती है कि 24 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे से एक दिन पहले ही उमर खालिद ने पटना की फ्लाइट बुक करवाई थी। यह उमर खालिद के लिए एक पेड गेट अवे जैसा था, क्योंकि वहां उसे एंटी सीए प्रोटेस्ट के लिए स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। लेकिन यह तरकीब काम नहीं आई, क्योंकि पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं जिससे पता चलता है कि दिल्ली में दंगे ऑर्केस्ट्रेट कराने में उसका अहम रोल था। जैसे ही 11 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की डेट्स कंफर्म हुई, यह तय किया गया कि 24 और 25 फरवरी को ट्रंप भारत आएंगे। तभी से उमर खालिद ने अपने दूसरे साथियों के साथ दिल्ली में दंगे भड़काने के लिए दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। डीपीएसजी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स एक्टिव हो गए और चक्का जाम के साथ पुलिस के साथ टकराव की तैयारी करने लगे। पुलिस ने बताया कि 17 फरवरी को उमर खालिद ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक प्रोवोकेटिव स्पीच दी थी, जिसमें कहा था जब 24 तारीख को ट्रंप भारत आएंगे तो तमाम लोग सड़कों पर निकलेंगे और सरकार को सीएए और एनआरसी पर जवाब देंगे। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हैं, कभी मायूस मत होइएगा। चार्जशीट की सारी डिटेल देखने के बाद ये तो साफ है, 3 तलाक, राम मंदिर, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सीएए, एनआरसी, इन सारे मुद्दों का इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए बहुत ही चतुराई से, बहुत ही चालाकी से किया गया और पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए दिल्ली में दंगे कराने की साजिश रची गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एम्बेरेस करने की कोशिश की गई। पुलिस के पास इस बात के सबूत हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे उस वक्त प्लानिंग के साथ दंगे कराए गए, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थी। इंटरनेशनल मीडिया यहां मौजूद था। शाहीन बाग का धरना, जाफराबाद का प्रोटेस्ट हो, अलीगढ़ के प्रदर्शन हो, इन सब का मकसद एक ही था, और वो ये कि दुनिया को ऐसे दिखाया जाए कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, भारत में मुसलमानों की आवाज़ दबाई जा रही है। और फिर इसके लिए महिलाओं को आगे किया गया, बुजुर्गों को सर्दी में सड़क पर बैठाया गया, जगह जगह आग लगाई गई, पुलिस पर पथराव किया गया ताकि वायलेंस हो, किराए के प्रदर्शनकारी लाए गए। अब चुनौती यह है कि इन सारे आरोपों को, इन सारे सबूतों को, इस चार्जशीट को अदालत के सामने साबित किया जाए, ताकि टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्सपोज किया जा सके, ताकि देश को तोड़ने की साजिश करने वालों को सजा दिलाई जा सके, उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आज की एक और बड़ी खबर बिहार से आई, सियासत की खबर है। आज बिहार में स्पीकर के चुनाव से ठीक पहले लालू यादव का एक टेप सामने आया। ऑडियो टेप है, लेकिन इसने सियासी तूफान ला दिया। बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बने उसमें स्पीकर की भूमिका इंपॉर्टेंट है, और आज स्पीकर का इलेक्शन था। बीजेपी का दावा है कि वोटिंग से एक दिन पहले लालू यादव ने उसके एमएलए को फोन करके सदन से गैर हाजिर रहने को कहा, इसके बदले में मंत्री पद का लालच दिया। अब सवाल है कि लालू यादव तो जेल में है, चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं, फिलहाल रांची के हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। चूंकि कोरोना का खतरा है, इसलिए लालू को हॉस्पिटल के पेइंग वार्ड से कैली बंगले में शिफ्ट किया गया है, लेकिन लालू कैदी हैं, बंगला एक तरह से जेल है। तो सवाल यह था कि लालू यादव ने बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन करके स्पीकर के पद के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार को सपोर्ट करने को क्यों कहा और कैसे कहा, और इसके एवज में मंत्री पद का लालच दिया। ललन पासवान ने लालू से कहा कि वो पार्टी के विप से बंधे हैं, इस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो लालू ने इसका तरीका भी बताया, कहा कि सदन में गैर हाजिर रहो
कोरोना चल रहा है, कोरोना का बहाना बना देना, अपना स्पीकर बन जाएगा तो सरकार भी बनेगी और बाद में तुमको मंत्री बना देंगे। स्वान की बधाई जी, प्रणाम चरण स्पर्श साहब क्या? ठीक है, खुश रहे, खुश रहे जी, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ, बताए तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करें सर, ठीक है? ठीक, एब्सेंट हो जाओ। अब जो लोग लालू यादव को जानते हैं वो तो पहचान सकते हैं कि ऑडियो टेप में आवाज़ तो लालू यादव की है और लालू बीजेपी के विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं। ललन का कहना है कि जिस वक्त लालू यादव का फोन आया उस वक्त वो सुशील मोदी के घर पर थे। उन्हें पहले तो यकीन नहीं हुआ कि लालू फोन कर सकते हैं क्योंकि लालू जेल में है, लेकिन जब सुना तो आवाज़ तो लालू की थी। अब सवाल है कि क्या एमएलए को मालूम था कि लालू का फोन आने वाला है, इसलिए उन्होंने कॉल रिकॉर्ड कर लिया? कॉल की रिकॉर्डिंग कैसे हुई? इस पर ललन पासवान ने बताया कि उनका फोन उनके सहयोगी के पास रहता है और वो सारी कॉल रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे बाद में ये पता लग सकते किस किस की कॉल आई थी, किसे कॉल बैक करना है। इसी चक्कर में लालू यादव की कॉल भी पूरी तरह रिकॉर्ड हो गई। आश्चर्यचकित था कि कोई व्यक्ति जेल में रहकर फोन से कैसे बात कर सकता है और कैसे कह सकता है कल स्पीकर का चुनाव है, पार्टी के साथ गद्दारी करो, गिरा दो, हम सरकार बनाएंगे, तुमको मंत्री बनाएंगे। प्रलोभन कैसे दे सकते हैं, एक एमएलए को दे सकते हैं फोन? ये तो मैं शौक था। और सबसे बड़ी शौक था कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। जिस लोकतंत्र ने लालू यादव बनाया, अगर इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होता तो लालू प्रसाद को कौन जानने वाला था? पहले से कोई परिचय उनसे, लालू जी से कभी कोई मुलाकात? कोई परिचय नहीं रहा। उसके बाद भी उन्होंने फोन लगाकर सीधे कह दिया? हाँ, सीधे कह दिया। और वहीं सुशील मोदी थे तो जाहिर है उन्होंने पूछा भी होगा, आपने उनको तुरंत जानकारी दी? तुरंत में हमारे नेता है, जानकारी देना है तो हमारे नेता है, हमने तुरंत वहीं थे ही हम, तो उनको जानकारी दिया। और संजोग से हमारे पीए ने बताया कि सर वो ना हम परमानेंट जो है ना रिकॉर्ड मोड में मोबाइल को डालें, तो उनका ऑडियो भी निकल। फिर आपने उसी नंबर से बात करवाई सुशील मोदी? हाँ, मैंने बताया कि किस नंबर से फोन आया था। हमारे माननीय नेता आदरणीय सुशील मोदी जी ने फोन किया, उनको उसी नंबर से। संजोग था कि वो उन्होंने खुद उठा लिया। दूसरे विधायकों को भी आपको लगता है क्या फोन जा रहा है? विधायकों को फोन गया होगा, मैं नहीं, ऐसा जो उनका एटीट्यूड था, मैं कह सकता हूं कि उनको कई विधायकों को फोन आया होगा। हालांकि आरजेडी के नेताओं ने इस ऑडियो टेप को फर्जी बताकर इस पर ज्यादा बात नहीं की और कर भी क्या सकते थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कैमरे के सामने आकर लालू का बचाव किया। कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा ये लालू की आवाज नहीं है, किसी ने उनकी मिमिक्री की है, ये सब सुशील मोदी की सियासी चाल है। सुशील मोदी जी चूंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए गए, वो हतोत्साहित हैं, वो सोचे भी नहीं होंगे नहीं बनेंगे। और आपको बता दें, लालू जी का नाम को उछालना ये बहुत ही खराब बात है। हमारे महागठबंधन का ऑडियो है, टेप है, सब कुछ है। सर आप फिल्म देखते होंगे, वहां पर आवाज तो रोज टेप हो जाता है, मेरी आवाज हो जाएगी, आपकी आवाज हो जाएगी। ये नकली है, गलत है। सुशील मोदी जानबूझ के हतोत्साहित है, इसलिए बदनाम करने के लिए। सुशील मोदी ने कल भी खुद बात की है और लालू यादव से बात हुई है उस नंबर पे उनकी। अब आप सोचिए कि लालू यादव जी से वो क्यों बात कर रहे हैं, हतोत्साहित है तभी तो। सुशील मोदी भी पुराने नेता हैं, उन्होंने ठोक बजाकर ऑडियो क्लिप पब्लिक किया। उन्होंने बताया कि जिस नंबर से बीजेपी विधायक के पास फोन आया था, उन्होंने उसी नंबर पर कॉल किया तो फोन लालू यादव ने ही उठाया। सुशील मोदी ने अब इस बात की जांच की मांग की है कि सजा काट रहे लालू फोन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि बड़ी बात यह नहीं है कि लालू यादव कैदी होते हुए भी रांची में सरकारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर के बंगले में रह रहे हैं। बड़ी बात यह भी नहीं है कि सजा याफ्ता लालू यादव फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि लालू यादव
एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश में लगे हैं। बड़ी बात तो यह है कि वो एक एमएलए को मंत्री पद का लालच दे रहे हैं, उसे अपनी पार्टी के खिलाफ जाने को कह रहे हैं, कोरोना का बहाना करके एब्सेंट रहने का तरीका भी बता रहे हैं। लालू अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग में लगे हैं। तेजस्वी को सपोर्ट करने वालों में और नीतीश कुमार का साथ देने वालों में नंबर का फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। 8-10 एमएलए इधर से उधर हो जाएं तो सरकार गिर सकती है और लालू की उम्मीदें इसी पर टिकी है। इसीलिए आज असेंबली में तेजस्वी यादव ने स्पीकर का चुनाव आम सहमति से नहीं होने दिया। वोटिंग से पहले विधानसभा में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, नोकझोंक हुई, लेकिन आखिर में बीजेपी के विजय सिन्हा बिहार असेंबली के स्पीकर चुन लिए गए। बिहार असेंबली में पहली बार बीजेपी का स्पीकर बना है। स्पीकर की पोस्ट के लिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर लखीसराय से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी को 12 वोट से हरा दिया। विजय सिन्हा को 126 वोट मिले जबकि अवध बिहारी को 114। हालांकि वोटिंग से पहले सदन में जमकर हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव ने वोटिंग प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए। सबसे पहले उन्होंने वॉइस वोट से या फिर सर्वसम्मति से चुनाव की सलाह का विरोध किया। तो सुनिए आप, एक बार फिर मैं लेता हूं कि प्रश्न यह है कि श्री विजय कुमार सिन्हा सभी विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। चूंकि सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, उनकी सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और मुकेश सहनी भी सदन में थे। तेजस्वी यादव ने मांग कर दी कि इन सबको सदन से बाहर भेजा जाए क्योंकि चीफ मिनिस्टर और उनके 2 मंत्री विधानसभा के मेंबर नहीं है। ध्वनि मत में इन नेताओं की आवाज भी शामिल है। इस बात को लेकर काफी देर तक बहस हुई, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि नीतीश कुमार सदन के नेता हैं, वो वोट नहीं डालेंगे, लेकिन वोटिंग प्रक्रिया के दौरान सदन में रह सकते हैं, यह उनका अधिकार है। मतदान वो मतदान में शामिल नहीं है, मतदान में शामिल नहीं है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम भी 40 साल से बिहार विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन को देख रहे हैं। ऐसा बहुत बार आया है कि जिस समय कभी कभी कुछ मतदान या कुछ विरोध हुए हैं, वो मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं, वो वोट नहीं करते हैं, लेकिन वो रहते हैं, इसलिए कि वो सभा के नेता हैं। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी चाहते थे स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो, लेकिन तेजस्वी यादव तय करके आए थे कि वोटिंग करवाएंगे। वो शायद अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते थे। उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाए। तब मांझी को अंदाजा हुआ कि सारी कोशिश बेकार है, वोटिंग करानी पड़ेगी। फिर वोटिंग हुई। जो विधायक एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में थे, उन्हें अपनी सीट पर खड़ा करके वो गिनती कराई गई और इसके बाद महागठबंधन के समर्थक विधायकों की गिनती कराई गई। एनडीए के उम्मीदवार को 240 में से 126 वोट मिले और इसके बाद चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव विजय सिन्हा को स्पीकर के आसन तक लेकर गए। आजकल ही राजनीति में जब विधानसभा में सरकार और विपक्ष के एमएलए की संख्या में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो स्पीकर कौन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सरकारी पक्ष के एमएलए टूटने लगे, अपनी पार्टी छोड़कर भागने लगे, तो चाबी स्पीकर के हाथ में होती है। वो उन्हें वोट देने से रोक सकते हैं, बगावत करने वालों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और बिहार में जो हालत है, उसमें तेजस्वी यादव हार मानने को तैयार नहीं है। और आज के लालू यादव के फोन कॉल से इस बात के सबूत भी मिल गए कि लालू और तेजस्वी अब इस बात में लगे रहेंगे कि सरकार का साथ देने वालों को तोड़ा जाए, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हो। और अगर ऐसी स्थिति आ गई
तो इस खेल में स्पीकर का रोल बहुत अहम होगा। इसीलिए आज स्पीकर के इलेक्शन में इतना हंगामा हुआ, इतना हल्ला हुआ। और मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रेलर है, अगले 5 साल तक इसी तरह की फिल्म बार बार देखने को मिलेगी। हंगामा एक और जगह भी हो रहा है और वो भी इलेक्शन को लेकर। कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शन होने हैं और महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों को चुनाव में प्रचार करने से रोका जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के दावे की हकीकत पता करने के लिए हमने अपने संवाददाताओं से कहा। उन्होंने क्या पता लगाया, इसकी डिटेल आपको बताएंगे 15 सेकंड के स्पॉन्सर मैसेज के बाद। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। तो आपको जम्मू कश्मीर की सियासत का हाल बता देता हूं। कश्मीर में बर्फबारी तो जमकर हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन जहां तक सियासत है तो पारा बहुत गर्म है। 3 दिन बाद 28 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में इलेक्शन के वोट डाले जाने वाले हैं। उम्मीदवार कैंपेन कर रहे हैं। बर्फबारी के बीच महिलाएं घरों से निकलकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही हैं। आज महबूबा मुफ्ती भी घर से निकली, लेकिन उन्होंने कैंपेन नहीं किया, सिर्फ इल्जाम लगाया। कहा कि मोदी सरकार डीडीसी इलेक्शन जीतने के लिए बम और गोलियां चलवा सकती है। असल में महबूबा मुफ्ती आज अचानक शोपियां में अपनी पार्टी के कैंडिडेट के घर पहुंची। शोपियां में ही उन्होंने आरोप लगाया कि सिक्योरिटी के नाम पर सरकार गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को प्रचार करने से रोक रही है। यहाँ आना पड़ा इसलिए कि जो हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ पर, इसको पिछले 10-15 दिन से घर से निकलने की इजाज़त नहीं है श्रीनगर में, और सिक्योरिटी का बहाना करके इसको, क्योंकि ये कैंडिडेट भी है डीडीसी का, इसको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो इसलिए आज मुझे ज़बरदस्ती ये कहना पड़ा कि मैं कैंडिडेट के घर जा रही हूँ, तो तब जाके इसको आने दिया। ये हाल हमारे दूसरे लोगों का भी है। तो मुझे हैरान ये है कि हमारे यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और दूसरे लोग हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बार बार कहते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है पीएचडीडी के कैंडिडेट्स के साथ, मगर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये घबराए हुए हैं। मेरी लोगों से ये अपील है कि जहाँ जहाँ भी अलायंस के कैंडिडेट हैं उनको कामयाब करें, और जो दिल्ली में सरकार है और जो उनके यहाँ पर दोस्त हैं, उन सबको अपना वोट डाल के पीएचडीडी के कैंडिडेट को देके उनको जवाब दे कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं। ये कोशिश करेंगे माहौल बिगाड़ने की, ये कोशिश करेंगे ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की, गोली का इस्तेमाल करने की, पर खुदा के लिए आज अपने लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए वोट डालिए। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा। हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता मंजूर मीर वैली के अलग अलग इलाकों में घूमे, अंदरूनी इलाकों में गए, लोगों से बात की। मंजूर ने बताया कि चाहे गुपकार अलायंस के उम्मीदवार हों या बीजेपी के या फिर इंडिपेंडेंट, सभी कैंपेन कर रहे हैं। बस कैंपेन का तरीका अलग अलग है। कोई चुपचाप तरीके से वोट मांग रहा है, तो कोई गाजे बाजे के साथ। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन है, इसलिए डोर टू डोर कैंपेनिंग ज्यादा हो रही है। कश्मीर के जिन इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, वहां भी कैंपेनिंग का जोश कम नहीं है। तंगमर्ग, गुलमर्ग, पहलगांव समेत कश्मीर के ऊपरी इलाकों में उम्मीदवार लोगों से वोट मांगने पहुंच रहे हैं, और लोग भी पूरे जोश के साथ उम्मीदवारों का स्वागत कर रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि महबूबा डर की बात कर रही हैं, बम की बात कर रही हैं, गोली की बात कर रही हैं, लेकिन कश्मीर की महिलाएं बेखौफ होकर उस उम्मीदवार का सपोर्ट कर रही हैं जिसे वो जिताना चाहती हैं। चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा जोश इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में दिखाई दे रहा है। इनका कहना है अगर विकास करना है तो फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके ही ये हो सकता है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो नेता गुपकार अलायंस बनाकर डीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो जनता को धोखा दे रहे हैं। आर्टिकल 370 का इन चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव तो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं।
उमर ब्लॉक में मौजूद है और लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन बर्फबारी के बावजूद भी मतदाताओं का उत्साह और जोश जो है वो देखते ही बन रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नाच गाना हो रहा है, अपने जो उनके कैंडिडेट है उसके लिए वो गा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बीच की ये तस्वीरें हैं। तापमान जो है वो 0 से नीचे है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहले ऐसे चुनाव है, ये डीडीसी चुनाव यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव है और इस बार जो एक एलायंस गुप्कार एलायंस बनी है जो आर्टिकल 370 बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो नए कैंडिडेट जो है इन चुनावों में हिस्सा लिए हुए हैं, चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए सबसे जो अहम प्रायोरिटी है वो है डेवलपमेंट की। और इस बार जो पलटा दिख रहा है वो डेवलपमेंट के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन्हें बिजली, पानी, सड़क जो है वो मिल जाए और इस मुद्दे को लेकर जो है मतदाताओं में काफ़ी उत्साह और जोश भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। सबसे पहली बात ये है कि इस वक्त ये बोलना कि ये डीडीसी के हिसाब से हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे, एक बहुत बड़ा धोखा है कौम के साथ, क्योंकि ये एक डेवलपमेंटल पोस्ट है, आप जिसका नाम ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका लेना देना आर्टिकल 370 से कुछ नहीं है। हाँ, ये बात है अगर उन्हें अलायंस बनाई है, ये एक इनका एजेंडा हो सकता है बीजेपी को रोकने का, वो बात सही है। ये नहीं कहें कि लोगों को कहें हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे। आपने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए चुनाव हो रहा है। महबूबा मुफ्ती की बात भी आपने सुनी, उम्मीदवारों के कैंपेन की तस्वीरें देखी। हो सकता है कि महबूबा के किसी 1-2 उम्मीदवारों को कैंपेन न करने को मिला हो, लेकिन तस्वीरों से साफ है उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, बड़े जोश में हैं। लोग भी उम्मीदवारों का स्वागत कर रहे हैं। कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में जिन उम्मीदवारों के साथ लोकल लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं वो बीजेपी के नहीं हैं, निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट हैं। उन्हें न तो कोई डर है न कोई खौफ है। नौजवान उम्मीदवारों को गले लगाती बुजुर्ग महिलाएं, दुआएं देते लोग, उम्मीदवार के पक्ष में नारेबाजी करते लोग, ऐसी तस्वीरें कश्मीर से आमतौर पर नहीं आती। ये अच्छी बात है, ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीरें हैं। और मुझे लगता है कि चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, सबको कश्मीर की इन तस्वीरों में रंग भरने में मदद करनी चाहिए। कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। वो विकास के लिए वोट देना चाहते हैं, उन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कोरोना के खतरे को देखते हुए शादियों के समारोह में किस तरह की पाबंदियां रहेंगी, लोगों को कहां-कहां कितनी कैसी सावधानी बरतनी होगी। कोरोना का खतरा सामने है और आज से ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि आज देवोत्थानी एकादशी है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन देवता उठ जाते हैं और शुभ कार्य किए जा सकते हैं, और जब शुभ कार्य शुरू होते हैं तो फिर शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। आज राजस्थान में 25,000 शादियां हो रही हैं और आज ये राजस्थान में कोरोना के 3,285 नए मामले सामने आए। ये अब तक का रिकॉर्ड फिगर है। सिर्फ जयपुर शहर की बात लें राजस्थान में तो यहां 615 पॉजिटिव केस मिले और आज के दिन जयपुर में करीब 3,000 शादियां हो रही हैं, क्योंकि मुहूर्त शुभ है और शादी में 100 लोगों को शामिल होने की परमिशन है। इस हिसाब से आज 3 लाख से ज्यादा लोग जयपुर की सड़कों पर रहेंगे, इसलिए महामारी का खतरा और बढ़ गया है। सरकार ने शादियों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। 100 लोग शामिल हो सकते हैं। मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल में मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। मेहमानों के लिए अलग से टेबल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैरिज में बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं होगी। सड़कों पर बारात निकालने की मनाही है और चूंकि रात 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है, इससे जो लोग 8 बजे के बाद सड़कों पर मिलेंगे उन्हें शादी का कार्ड दिखाना होगा, वरना पुलिस एक्शन लेगी। कोरोना के वक्त में शादियों के दौरान नियमों का पालन कराने के लिए जयपुर में 60 थानों की पुलिस को तैनात किया गया। हैरानी की बात है कि राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ा। रघु शर्मा 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। डॉक्टर्स ने उन्हें एक दिन हॉस्पिटल में रखकर होम आइसोलेशन में रहने के लिए घर भेज दिया,
लेकिन मंत्री महोदय घर में रहने के बजाय जयपुर के एक हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंच गए। अगर सरकार के मंत्री इस तरह की लापरवाही करेंगे और लोगों से सावधानी की अपील करेंगे तो कौन उनका विश्वास करेगा, कौन उनकी बात सुनेगा? अगर हेल्थ मिनिस्टर ने इस तरह की लापरवाही की तो कितने लोगों की जान को खतरे में डाला, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी गलती से कितने लोगों में कोरोना का वायरस फैल सकता है। इसलिए सबको, नेताओं को, मंत्रियों को, आम लोगों को नियमों का पालन करने की जरूरत है। कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्ती बरतना कितना जरूरी है, इसकी एक खबर अहमदाबाद से आई। पिछले कई दिन से अहमदाबाद में कोरोना के केसेस में जंप देखने को मिला है। सख्ती की गई है, मास्क न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ऑन स्पॉट चेकिंग की जा रही है। रैंडम चेकिंग के दौरान अहमदाबाद में 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से कुछ रिक्शा चलाने वाले हैं और कुछ ऑटो वाले हैं। जरा सोचिए, ये लोग कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी सवारियों को ले जा रहे थे। इस तरह इन लोगों ने कितने दूसरे लोगों को ये वायरस दिया होगा। इस तरह से अहमदाबाद में करीब 7 अलग अलग जोन्स में इस तरह की 7 टीमें जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं, जो यहाँ पे लगातार शहर में जो लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के अपने गाड़ियों में, रिक्शा में, कार में, स्कूटर पे, उन्हें पकड़ करके उनके टेस्ट करवाते हैं और बाद में अगर पॉजिटिव पाए गए तो उन्हें भेज दिया जाता है कोविड केयर सेंटर, या फिर नेगेटिव पाए गए तो उन्हें फाइन वसूल करके घर भेज दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस मुहिम से जो डेटा रिवील हुआ है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। पिछले 4 दिनों में इन 7 अलग अलग बूथ पे इस प्रकार से करीब 630 टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं पिछले 4 दिनों में, और उनमें करीब 30 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेस्ट किए जा रहे हैं, इस तरह से यहाँ किट में उसके रिजल्ट्स उसी वक्त नज़र आते हैं रैपिड टेस्ट में, और इसमें जो भी पॉजिटिव पाया जाता है, आज जैसे इस बूथ पे अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया है, लेकिन कल इसी बूथ पे 7 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। हमारे देश में शादी बहुत बड़ा उत्सव होता है, सही मुहूर्त का इंतज़ाम किया जाता है और शादियों के सीज़न में लोग महीनों पहले शादी की तैयारियां करते हैं। होटल बुक करते हैं, मैरिज हॉल बुक करते हैं, केटरर्स की बुकिंग होती है, सबको एडवांस पे पैसा दे दिया जाता है, कार्ड बांट दिए जाते हैं। अब रूल ये बने कि शादी में कम लोगों को बनाना है, तो फिर अगर आपने 500 लोगों को कार्ड भेजे थे तो कौन से 400 को मना करें, कैसे मना करें? जिनको एडवांस दिया उनसे एडवांस वापस नहीं मिलता, तो मुश्किलें तो बहुत हैं। लेकिन कोरोना के खतरे को मेहमानों को, शादी करने वालों को, कराने वालों को सबको समझना पड़ेगा। ये खतरा ऐसा है, इसमें बहुत सारे समझौते करने ही पड़ेंगे, बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा, वरना जान से हाथ धो बैठेंगे। साउथ इंडिया में इस समय 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर साइक्लोन का खतरा है। इसकी डिटेल्स एक ब्रेक में। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज निवार तूफान का भयानक खतरा है। ये साइक्लोन आधी रात के बाद महाबलीपुरम और कारेकाल के बीच कोस्ट से टकरा सकता है। तूफान से पहले तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश हो रही है, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। एहतियात के तौर पर चेन्नई समेत तमिलनाडु के 13 डिस्ट्रिक्ट में कल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट को आज शाम 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया है। तमिलनाडु के 7 जिलों में बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु के वेल्लोर, तिरुवल्लुर, कृष्णगिरी, तिरुचिरापल्ली और धर्मपुरी समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस वक्त तमिलनाडु और पुडुचेरी में हालात कितने तनाव वाले हैं, कितनी टेंशन है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तमिलनाडु के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोस्टल एरिया में 465 एम्बुलेंसेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अब साइक्लोन की रफ्तार पहले के मुकाबले कम हुई है, इसलिए उम्मीद है कि कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते साइक्लोन कमजोर हो जाएगा और नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक तूफान पाकिस्तान में भी आया हुआ है। पाकिस्तान में इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का पाकिस्तान पर क्या असर होगा। जो बाइडेन की टीम को लेकर पाकिस्तान में डर क्यों है,
इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास।